हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 2 इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द चेंजेस आफ्टर 1991। The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. The Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. ईयर 1991 को बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में भी और हमारे इंडिया में भी। इस साल जो सोवियत यूनियन थी, इसकी जो कंट्रीज़ इसमें जो भी कंट्रीज़ इसका पार्ट थी वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गई, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड हो गई और जो इतने सालों से कोल्ड वॉर चल रहा था वो ख़त्म हुआ। In India, the government under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy. During this period, the Ram Janmabhoomi and Babri Mosque issue at Ayodhya came to be forefront. इसी साल हमारी गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में थी, उस गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे मेजर चेंजेस लाए। इसी साल राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की जो प्रॉब्लम है वो सामने आई। In the election conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the Lok Sabha. This resulted in 3 governments in a short span of time. जब 1996 और 1999 में इलेक्शन हुए तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में एक कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली। इसी कारण से 3 गवर्नमेंट को थोड़े थोड़े समय के लिए रख दिया गया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री का रन करने के लिए, 3 पॉलिटिकल पार्टी को। दोज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा एंड इंदर कुमार गुजरल वर amongst them। और ये जो 3 अलग अलग गवर्नमेंट रखी गई, इसके लीडर्स थे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा और इंदर कुमार गुजरल। Finally, in 1991, the National Democratic Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee became India's Prime Minister। और फाइनली ईयर 1999 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो था वो पावर में आया अंडर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी के नाम से। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ट्राई टू स्टैब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट वॉज नॉट सक्सेसफुल। इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर। और अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे। इसी साल इंडिया ने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए 1998 में और इंडिया ने खुद को एक एटॉमिक पावर पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर लिया कि हमारे पास भी अब एटॉमिक एनर्जी है एंड हम भी इफ़ हमारी कंट्री पे कोई अटैक करता है तो हम भी उसका सही से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इन 1999 देयर वॉज अनदर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कारगिल रीजन ओवर द कश्मीर इशू। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल। और 1999 में फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वॉर हुआ कारगिल में, जिसे कारगिल वॉर भी कहा जाता है। बहुत सारी मूवीज़ भी हैं इस पे। और ये था कश्मीर इशू के कारण ये वॉर हुआ था और इस वॉर में इंडिया ने अगेन पाकिस्तान को बहुत अच्छे से हराया। इंडियन इकोनॉमी राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस हैव बीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब से हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली थी उस समय से हमारे इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ फीचर्स थे। सबसे पहला था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। हम धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहे थे, नई नई जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते जा रहे थे। इकोनॉमी
इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, हमारे देश को किसी भी बाहर कंट्री की ज़रूरत नहीं थी मॉनेटरी टर्म्स पे, हमें किसी से लोन लेने की, किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी। हम हमारी कंट्री में इतना प्रोडक्शन कर रहे थे कि हम सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे थे। एंड साथ ही साथ सोशल जस्टिस, हमारी कंट्री में जो रिच एंड पुअर के बीच डिफरेंस था उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही थी कि हमारी कंट्री से जो पॉवर्टी है वो हटाई जा सके। India wanted to acquire modernity and self-reliance by establishing industries. We wanted to establish an economy based on social justice through planning. For this, the National Planning Commission was established that would coordinate development through the policy of 5-year plan. इंडिया चाहता था कि हम मॉडर्न होते जाएं और सेल्फ रिलायंस आए हमारी इंडस्ट्रीज़ पे। साथ ही साथ हम एक ऐसी इकोनॉमी स्टैब्लिश करना चाहते थे जहाँ सोशल जस्टिस हो। अगेन मैंने आपको सोशल जस्टिस बताया कि रिच और पुअर के बीच जो डिफरेंस है उसे कम किया जाए, और ये प्लानिंग से ही होता। इसीलिए हमारी कंट्री में नेशनल प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया गया, जो 5-year प्लान मतलब आगे के 5 सालों के लिए प्लान करने लगे कि कैसे हमारी कंट्री के जो भी गोल्स हैं वो पूरे किए जाएं। The Narasimha Rao government started economic reforms from 1991. These economic reforms are called as economic liberalization. The Indian economy flourished as a result of implementation of this policy. जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए 1991 में। ये जो रिफॉर्म्स है इन्हें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी कहा जाता है। लिबरलाइजेशन मतलब फ्री करना, हमारी इकोनॉमी को फ्री कर दिया गया। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इतने रिफॉर्म्स के बाद बहुत अच्छे से फ्लोरिश हुई, बहुत अच्छे से ग्लो हुई, और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी हुई। The foreign investment in India increased. Skilled Indian professional helped reform the Indian economy. साथ ही साथ बाहर की कंट्रीज़ भी हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने लगी, बाहर के जो ब्रांड्स हैं वो हमारी कंट्री में आने लगे। साथ ही साथ इंडिया के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे वो भी इन इंडियन इकोनॉमी के रिफॉर्म्स में हेल्प करने लगे। The field of information technology opened several avenues of employment in the country. The changes after 1991 are also described as globalization. और हमारे कंट्री का जो फील्ड था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसने हमारी कंट्री पे बहुत ज़्यादा, आईटी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, पैसे नहीं थे लोगों के पास, ये सारी चीज़ें कम होने लगी। लोग हमारा लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो गया, पढ़ाई लिखाई करने लगे लोग, एंड उसके बाद आईटी सेक्टर में जाके उन्हें सही से जॉब एंड सैलरी मिलने लगी। एंड ये सारे जो चेंजेस आए 1991 के बाद, इसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री ग्लोबली शाइन करने लगी। हमारी कंट्री पे पूरे वर्ल्ड के जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने लगे, एंड हम भी दूसरी कंट्रीज़ में जाकर सेम चीज़ें करने लगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Two major events must be mentioned while describing India's efforts towards self-reliance. Dr. M.S. Swaminathan is known as the father of Green Revolution in 1965. हमारी कंट्री के जो हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, खुद पे जो हमारी कंट्री खुद के पैरों पे खड़ी हो गई, इसकी जो बात करते हैं, तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिन्हें हमेशा मेंशन किया जाता है। सबसे पहला है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन का ग्रीन रिवॉल्यूशन। उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जो उन्होंने किया था 1965 पे। ही इम्प्लीमेंटेड न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। The experiment in cooperative dairy movement by Dr. Verghese Kurien led to increase of milk production in India. This is called as White Revolution. तो 2 रिवॉल्यूशन हुए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन बाय M.S. स्वामीनाथन। उन्होंने क्या किया था कि न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो हैं वो हमारी कंट्री पे चालू किए थे, मतलब इम्प्लीमेंट करवाए थे, जिस कारण से हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हो गया था। एंड नेक्स्ट जो वाइट रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं, जिसे कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट भी कहा जाता है,
जो एक एक्सपेरिमेंट था डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, जिसके कारण हमारी कंट्री में मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। इस कारण से हमारी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट हो गई थी, क्योंकि हर चीज़ें हम अपनी कंट्री पे ग्रो करने लगे थे, एंड इस कारण से हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होते जा रही थी। India had also made a lot of progress in the fields of atomic energy and space research. Dr. Homi Bhabha led the foundation of Indian Atomic Power Program. और साथ ही साथ जो एटॉमिक एनर्जी का फील्ड है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे, एंड स्पेस रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे। डॉक्टर होमी भाभा जो हैं, उन्हें ये माना जाता है कि वो फाउंडर हैं ऑफ इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम। India insisted on using atomic energy for peaceful purposes like generation of electricity, pharmaceuticals, and defense. India has achieved considerable success in the space technology as well. हमारी कंट्री ने का ये कहना था कि हम जो एटॉमिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो पीसफुल कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम वॉर के लिए, हम किसी पे अटैक करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, फार्मास्यूटिकल फील्ड में, डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। इन 1975 द सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च. Today, India has a successful space program and many satellites have been launched under this program. India has also made considerable advancement in the telecom sector. 1975 में सबसे पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च की गई थी। आज के समय हमारी जो कंट्री है उसके पास एक सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम है। बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं इस प्रोग्राम के अंडर जो लॉन्च की जा चुकी हैं और जो लॉन्च करी जाएंगी। और साथ ही साथ हमारी कंट्री का जो टेलीकॉम सेक्टर है उस पे भी हम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। चेंजेस इन सोशल फील्ड्स. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल मेजर चेंजेस इन द सोशल फील्ड्स इन इंडिया. और इसी समय में हमारा जो सोशल फील्ड है इसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए. Some of the changes are related with the issue of empowerment of women, and the others are related with the policies regarding the upliftment of deprived section of the society. हम यहाँ जो सोशल चेंजेस की बात कर रहे हैं इस पे डिफरेंट इश्यूज़ हैं, जैसे हमारी कंट्री की औरतों को एम्पावर किया गया, उन्हें उनके राइट्स दिए गए, और उनके साथ जो भी क्राइम होता है उससे सीरियस माना गया, सीरियस पनिशमेंट देना स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ दूसरे जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, जो भी डिप्राइव सेक्शन थे, जिन्हें जो चीज़ें मिलनी चाहिए नहीं मिल रही थी, उन लोगों के लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई और उन लोगों के लिए भी बहुत काम किया गया। टू प्रमोट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ women and children, a separate department of women and children development was created in 1985 under the Ministry of Human Resource Development. Some laws were made to ensure social justice to women and to help the implementation of various schemes in this direction. साथ ही साथ हमारी कंट्री की जो औरतें हैं एंड जो बच्चे हैं उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 1985 में बनाया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आएगा। बहुत सारे लॉज भी बनाए गए इस चीज़ के लिए और बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली गई। दे इंक्लूडेड द प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट. As per the 73rd and 74th constitutional amendment, seats were reserved for women in the local self-government bodies. और औरतों की कंडीशन सही करने के लिए और उनके साथ जो क्राइम्स होते हैं, जैसे हमारी कंट्री में दहेज लिया जाता था, तो दहेज के लिए लॉ एक्ट लाया गया, प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट. जितनी भी औरतें हैं उन्हें इक्वल सैलरी मिले, जितनी मेन को मिलती उतनी ही वुमेन को मिले, इसके लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाया गया. ऐसे अलग अलग एक्ट्स हमारे कंट्री में लाए गए सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन के लिए. नेक्स्ट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया उसमें भी ये कहा गया कि लोकल मतलब
वो एक्चुअली जो अमेंडमेंट आया था वो फॉर आया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़, तो उसमें भी विमेन के लिए बहुत सारी सीट्स रिजर्व की गई. According to the makers of Indian Constitution, some constituents of Indian society were deprived of dignity and equal opportunities due to caste system. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, उनका ये मानना था कि हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ पीपल हैं जिन्हें डिग्निटी नहीं दी जाती, जिन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती कास्ट के नाम पे. द काका साहेब कालेलकर कमीशन वॉज सेटअप इन 1953 टू मेक रिकमेंडेशन सो एज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन. और इसीलिए काका साहेब कालेलकर कमीशन सेटअप किया गया 1953 में, जो ये रिकमेंडेशन दे कि इस वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या इन माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया जाए, कैसे इनकी कंडीशन हमारी कंट्री में इम्प्रूव की जाए. In 1978, a commission was constituted under the leadership of B.P. Mandal to study the issue of backward classes. The policy of reservation was adopted in order to strengthen the representation of backward section in various services and institutions. 1978 में अगेन एक कमीशन सेटअप किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, इन्हीं बैकवर्ड क्लासेस के इशू के बारे में पढ़ने के लिए. इसके बाद हमारी कंट्री में रिजर्वेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई ताकि ये जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं ये भी आगे बढ़ें, ये भी हर फील्ड में आगे बढ़ें और इन्हें अलग अलग सर्विसेज में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जगह मिल सके. The government passed the Prevention of Atrocities Act in 1989 to enable those belonging to scheduled caste and tribes to live with dignity and respect, free from fear, violence and oppression of the upper classes. एंड अगेन हमारी कंट्री में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट पास किया गया 1989 में, ताकि जो SC STs हैं वो इज़्ज़त से, डिग्निटी से इस कंट्री में रह सके, किसी भी डर से फ्री, किसी भी वायलेंस से फ्री, और जो अपर क्लास उन्हें हमेशा से डोमिनेट करते आए हैं उनसे फ्री रह सके. इस एक्ट में क्या है कि इफ़ हम किसी भी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के साथ कुछ भी गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके पास हक है कि वो हमें सू कर सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं एंड हमारे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं. हमें फिर ये होता है कि हमने किया है तो हमें कोर्ट देगी पनिशमेंट. तो इसीलिए इस चीज़ से क्या आया कि इन लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा ही पावर आ गई. एंड मिसयूज़ करने वाली बात नहीं है यहाँ पे. बात यह है कि इनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि ज़रूरत थी कि ऐसी पावर इन्हें दी जाए ताकि अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हमेशा से इन्हें ऑप्रेस करते थे हर तरीके से, वो चीज़ें हमारी कंट्री में कम हो एंड एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाए. Globalization. Globalization brought about many changes in different fields like economy, politics, science and technology and society and culture. हमारी कंट्री में जो ग्लोबलाइजेशन आया इसने बहुत सारे चेंजेस लाए हर फील्ड में, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड कल्चर. वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ दीज चेंजेस in the above paragraph. India has emerged as an important country on the globe scene in different spheres. India is an important member of international organizations like G20 and BRICS. India has experienced an important revolution in the field of telecommunication technology. हमारी कंट्री ग्लोबली भी देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है. हम इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, और साथ ही साथ इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा ही रिवॉल्यूशन आया, बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आए हैं. Mobile phones, internet and the communication facilities based on the satellite have spread all across the country. In the political field, India has demonstrated to the world how a stable democracy can function successfully.
मोबाइल फ़ोन्स की बात हो, इंटरनेट की बात हो या फिर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की बात हो जो सैटेलाइट पे बेस्ड है, हमारी कंट्री में ये चीज़ें कंप्लीटली फैली हुई है। साथ ही साथ हम पॉलिटिकल फील्ड पे देखें तो हम सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि एक स्टेबल डेमोक्रेसी कैसे होती है। इंडिपेंडेंस से के बाद से हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है एंड उस समय से आज तक यही चलता आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल डेमोक्रेसी चली फिर कोई डिक्टेटर आ गया, फिर ऐसा नहीं। एक स्टेबल डेमोक्रेसी है हम सालों से एंड हम पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। All this has resulted in a total transformation in the lifestyle of Indians and especially the youth. These changes are visible from their dietary habits, clothing, language, and beliefs. Next, हमारे हमारी जो स्टेबल डेमोक्रेसी है एंड हमने जो इतने सारे चेंजेस लाए हमारी कंट्री में, इसके कारण लोगों की लाइफस्टाइल में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्पेशली यूथ के। हम देखते हैं कि लोगों की डाइटरी हैबिट, पहनना, उनके लैंग्वेजेस, उनके बिलीव्स सब अलग हैं एंड हर चीज़ में कम्प्लीटली डेवलपमेंट धीरे धीरे होते जा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे कंट्री के कुछ इंटरनल चैलेंजेस। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है एंड आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।